हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MK Academy 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो 2012 में पेपर आया था झारखंड के, तो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे। आज जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वो सिर्फ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर लेने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम हिंदी के प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके हैं, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाएं और वह वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि ये जो प्रश्न हमारे रहते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारे जेटेट का सिलेबस जो हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा पूरा का पूरा मिल सके, और मुख्य जो इम्पोर्टेंट्स जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पेपर को डिस्कस करते हैं। चलें। तो प्रश्न 1 कह रहा है, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। ये दक्षता का मतलब होता है, ये यूँ कह लीजिए क्षमता का प्रारंभ होती है। एक भाषा को सीखने की क्षमता प्रारंभ होती है। ए लिखने के साथ, बी सुनने के साथ, और सी बोलने के साथ, और डी पढ़ने के साथ। तो हम अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने उत्तर को क्लिक करें। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन चुना है बी, वो बिल्कुल सही है, सुनने के साथ, ये वाला। तो एक भाषा को सीखने की क्षमता जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? सुनने के साथ। भाई बच्चा छोटा बच्चा है, शैशव काल में है, तो क्या वो लिखने के साथ सीखेगा? नहीं। बोलने के साथ सीखेगा? नहीं सीखेगा। पढ़ने के साथ सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो पहले बच्चा क्या करेगा? पहले सुनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जा सकता है? व्यक्तित्व यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारी इमेज है, उसको किस रूप में समझा जा सकता है? ए केवल बुद्धि, बी मुखी वैशिष्ट, और सी कठोर बर्ताव, और डी व्यक्तिगत प्रभाव। तो जिन बच्चों का इसमें उत्तर होगा ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही है। ये होगा व्यक्तिगत प्रभाव, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। थकावट के लक्षण हैं। ए वज़न में कमी, बी भूख की कमी, और सी काम में रुचि की कमी, और डी लंबाई की कमी। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्तर होगा काम में रुचि की कमी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। मनोभाव विकसित होता है। मनोभाव का मतलब होता है मन में स्थित भाव, यानी मन की भावना, यूँ कह लो। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। पहले हम प्रश्न को समझने की कोशिश करा करें। पहला हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पहले प्रश्न को समझें, न कि उत्तर की तरफ दौड़ें। पहले प्रश्न को समझेंगे तभी हम जो है उत्तर को सही चुन पाएंगे। मनोभाव विकसित होता है। ए शैशव काल में, बी बचपन में, और सी प्रौढ़ता के दौरान, और डी किशोरावस्था में। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही है, शैशव काल में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35। बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां हैं। बर्ताव मतलब बिहेवियर, ठीक है, जो हम दूसरों के प्रति जो हम सलूक करते हैं, जो हम बर्ताव करते हैं। बर्ताव समस्या को नियंत्रित करने की 2 विधियां हैं। ए प्रतिकार और शक्ति, और बी रोकथाम और सजा, सी लाड़ प्यार और प्रेम, और डी इंतज़ार और निगरानी। अच्छा, ए प्रतिकार और शक्ति तो होएगा नहीं, बी रोकथाम और सजा ये तो गलत हो जाएगा, लाड़ प्यार और प्रेम ये और ज़्यादा बिगाड़ देगा। तो हमारा ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर डी। तो जो बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है ए स्कूली दिनों में, बी उसके जन्म से, सी जब वह चलना प्रारंभ करता है और डी वयस्क दिनों से। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने जो सुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, यानी उसके जन्म से। कब होगा? उसके जन्म से। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? स्पर्श मतलब होता है छूना। ठीक है, ये आ रही है गंधा की अनुभूति, और बी आ रहा है स्वाद, और ऑप्शन सी है सुनने की अनुभूति, और ऑप्शन डी है एक वस्तु की संरचना। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है, एक वस्तु की संरचना। ये रहा ऑप्शन डी, एक वस्तु की संरचना। अब हम आगे आते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? यानी सारी चेतना किसमें स्थित होती है? ए नेत्र में, बी मस्तिष्क, सी कान और डी नाक। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो है, नाक यहाँ पर नाक लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। ठीक है, सारा संतुलन किस में होता है? हमारे माइंड के अंदर। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम अगर थोड़ा सा सीरियसली इनको पढ़ें तो इतना ज़्यादा गहराई से कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किसके सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? ए इकाई योजना, बी शिक्षा योजना, और सी सूक्ष्म शिक्षा योजना, और डी मूल्यांकन साधन। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चलें, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है, मूल्यांकन साधन। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 40। कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? ऑप्शन ए 0 से 2.5 वर्ष, और ऑप्शन बी 2.5 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 13 से 19 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष से अधिक। तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, 2.5 से 6 वर्ष। 2.5 से 6 वर्ष। अच्छा, हम थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन पे जाएं। ये जो सृजनात्मक जो विकास होता है ये क्या होता है? सृजनात्मक क्या होता है? ये जो होता है नए ढंग से सोचने और विचार करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सृजनात्मकता को कॉलेज कल्पना भी कहा जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 41, एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है? ए वयस्कता के दौरान, बी किशोरावस्था के दौरान, और सी बचपन में, और डी जन्म से। आप अपना उत्तर दे चुके होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पर 41 का होगा प्रश्न नंबर सी। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी तो वो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है? ए शिक्षण विधियाँ, बी समय और पैसा, सी पैसे और सामान, और डी समय और
ऊर्जा। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समय और ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा समय और ऊर्जा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। ठीक है, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। और ऑप्शन बी है नियमित कार्य की याद बनाता है। ऑप्शन सी विषय प्रभावित होता है। और डी प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत समय की बात चल रही है तो नेगेटिव हो गया। और अगर सी की तरफ आएंगे, विषय को प्रभावित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नियमित कार्य की आदत बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। प्रश्न कह रहा है यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया के संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है? कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। और ऑप्शन बी है उसे डांटकर और सजा देकर। और सी है उसे 10 बार लिखने को कहकर। और ऑप्शन डी है व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए और उदाहरण देकर समझाएंगे। यहाँ पर उदाहरण का ये वाला जो आ जाए, ये वाला अगर उदाहरण आ जाए तो समझ लेना ये राइट उत्तर है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रेरणा के बाद आना चाहिए ए इनाम, बी फटकार और सी ज्ञान और डी प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा डी। यहाँ हमें प्रोत्साहित करना है, बच्चों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ए व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता और बी ज्ञानार्जन विशेषताएं और सी पाश्चात्य समीक्षा और ऑप्शन डी ये सभी। अच्छा, अगर व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता की जाए तो ये तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और ऑप्शन बी ज्ञानार्जन विशेषता ये भी सही है। ऑप्शन सी शिक्षा पाश्चात्य समीक्षा बिल्कुल होना चाहिए शिक्षा के बाद। और ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने उत्तर सुना है डी वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने जो है उत्तर डी चुना है वो बिल्कुल सही है। ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 47 के ऊपर। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है ए संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में, बी एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, सी साझा विश्वास और डी अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो 47 का सही है उत्तर होगा वो होगा एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। पेन ले लेते हैं, हाइलाइटर को छोड़ देते हैं, चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है सह शिक्षा एक प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं। अच्छा, सह शिक्षा प्रणाली क्या होती है? पहली बात तो प्रश्न हमें ये समझना चाहिए कि सह शिक्षा जो प्रणाली होती है वो क्या होती है। सह शिक्षा जो प्रणाली होती है ऐसे विद्यालयों में होती है, ऐसे विद्यालय को हम कह सकते हैं जिनकी प्रणाली को जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ एक ही क्लास में एक साथ पढ़ते हों।
ठीक है। और या फिर यूँ कह लीजिए को उनको एक दूसरे को पूर्ण रूप से अनुमति हो कि वो चाहे लिंग विभेद हो, लेकिन हम गर्ल्स में भी पढ़ सकते हैं और गर्ल्स बॉयज़ में भी पढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए केवल लड़के, बी बच्चे और माता पिता, सी केवल लड़कियाँ और डी लड़के और लड़कियाँ। तो जैसा कि हमने पहले बताया, बिल्कुल उत्तर ओपन है कि जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ क्लासरूम में स्टडीज़ कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, लड़के और लड़कियाँ। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। एक जे.एफ. हार्वर्ड के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं। ए कठोर कार्य और विराम, बी अनुभूति और कार्य, सी है जानना महसूस करना और इच्छा, और डी है तरीके का प्रयोग। तो अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने सुना है ऑप्शन सी जानना महसूस करना और इच्छा, तो बिल्कुल सही है, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने प्रभावित किया है? ये बात बिल्कुल सही है, स्वस्थ शरीर के ही अंदर स्वस्थ मन पनपता है। ए थॉमसन, बी पेस्टोलॉजी, और सी जॉन स्टुअर्ट, और डी अरस्तु। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 50 का सही होगा, स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मन जो होता है, ये बात किसने कही? अरस्तु ने। ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 51 की ओर। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। अच्छा, ये जो परिभाषा दी है किशोरावस्था की कि आंधी तूफान की अवस्थाएं, हमें कमेंट में बताएं ये किसने परिभाषा दी है। किशोरावस्था की जो परिभाषा दी है ये किसने दी है? चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, शिक्षकों को चाहिए वैसा ही रहने दें। बी डांटना और रोकना, डांटें और रोकें। और सी होगा सहानुभूति होना और सतर्कतापूर्वक व्यवहार से आगे बढ़ना। और डी उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने उत्तर दिया है ऑप्शन सी सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, तो ये होगा ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी चुना है वो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को सोच विचार के कौशल को बढ़ाते हैं? ए व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, सी अवरुद्ध प्रश्न, और डी मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत का तो चलेगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चलेगा, अभी हमने बताया था ऊपर जो हमने बात की थी तथ्यात्मक उदाहरण वाली बात, तो यहाँ होगा ऑप्शन बी, जिनके तथ्य हों, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है, ठीक है, एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। अच्छा, रचनात्मक बच्चे कौन से होते हैं? चलें, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जो हमारा कंटेंट मिलेगा आगे, पूरा जो सिलेबस मिलेगा वो पूरे के पूरी तरीके से डिस्कस होता हुआ मिलेगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ए होगा उच्च बौद्धिक क्षमता, बी समस्याओं के समाधान की क्षमता, और सी होगा चित्रकारी की निपुणता, और डी होगा परीक्षा में उच्च अंक पाना। तो अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी तथ्यात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 है, ये बात चलेगी समस्याओं के समाधान की क्षमता। ये होगा एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है उच्च बौद्धिक क्षमता नहीं, और चित्रकारी निपुणता नहीं, परीक्षा में उच्च नहीं। यहाँ होगा ऑप्शन बी समस्याओं के समाधान की क्षमता, ठीक है, ये वाला बी।
अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। कालक्रमिक क्रम में एक बच्चे को सीखने के 4 चरण हैं। अच्छा, ये कालक्रमिक जो क्रम है ये क्या चीज़ है? जो कालक्रमिक क्रम है ये जो है जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। कालक्रमिक क्रम, काल मतलब समय होता है, क्रम मतलब जो है एक लगातार जो क्रम से चलने वाली होता है। तो जो घटनाओं को उनके घटित होने के समय के आधार पर व्यवस्थित करता है उसको हम कहते हैं कालक्रमिक घटनाएं। या यूँ मान लो आसान भाषा में, दूसरी भाषा में कहें कि किस समय कौन सी घटना होती है। ठीक है, जो विद्वानों ने डिस्कस किया है उसके बारे में बात हो रही है। तो कालक्रमिक कार्य में एक बच्चे को सीखने के 4 चरण हैं। ए संवेदी प्रेरक, पूर्ण परिचनात्मक और ठोस प्रक्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। पूर्व परिचालनात्मक, संवेदी प्रेरक, ठोस प्रक्रियाएं, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। और सी है पूर्व परिचालनात्मक, संवेदी प्रेरक, औपचारिक क्रियाएं, ठोस क्रियाएं। और डी है संवेदी प्रेरक, पूर्व परिचालनात्मक, औपचारिक क्रियाएं और ठोस क्रियाएं। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। संवेदी प्रेरक, पूर्व परिचालनात्मक और औपचारिक क्रियाएं और ठोस क्रियाएं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है। अच्छा, चलें, जो बाकी जो प्रश्न रह गए हैं 6, तो हम अगली वीडियो में उनको सम्मिलित कर देंगे। देखा आप लोगों ने कि कितना इजीली हमने आपको डिस्कस किया। और इसके अलावा जो हमारा कंटेंट होगा और इससे और ज़्यादा जो है व्याख्या में मिलेगा आपको। कोई भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जाएगा। झारखंड का सिलेबस वैसे भी जो है बहुत लेंथी है, तो हम कोशिश किया करें हमेशा से प्रैक्टिस सेट हो या कुछ भी हो, कहीं पर जो प्रश्न हो, पहले हम उनको प्रश्न को समझें। जब हम प्रश्न को समझ जाएंगे तो हमें उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।